हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस एनवायरनमेंट के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ है। उसका पार्ट 2 आइए। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, बेल आइकन को प्रेस वगैरह ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथियों, आज जो पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे वो है कोस्टल रेगुलेशन जोन का। क्या है ये कोस्टल रेगुलेशन जोन? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CRZ बोल देंगे। देखिए, इसके लिए नोटिफिकेशन इशू करी गई थी 1991 में। उद्देश्य ये था कि हम अपने यहाँ की कोस्टल जोन को प्रोटेक्ट करेंगे और वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से मेंटेन और रेगुलेट करेंगे। इसमें संशोधन दैट इज अमेंडमेंट लाया गया सन 2011 में और फिर बाद में 2018 में भी। इसके अंदर 4 जोन आती हैं प्यारे साथियों। एक आती है CRZ1 जिसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होती है वो। दूसरे नंबर पे आती है CRZ2 जिसे हम लोग बिल्डअप एरिया कहते हैं। फिर आती है CRZ3 जिसे हम लोग रूरल एरिया कहते हैं। और चौथे नंबर पे आती है CRZ4 जिसे हम लोग वाटर एरिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें एक एक करके हम सारी जो है वो चीज़ों को समझाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे सीन क्या है। सबसे पहली बात करें हम तो प्यारे साथियों, CRZ1 क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। हाँ, इसमें देख लें आगे कहीं जोन्स के बारे में अगर दिया हो तो। नहीं दिया हुआ है, चलिए ऐसे ही समझा देते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम CRZ1 से। ओके, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 ये क्या होती है दोस्तों? ये इकोलॉजिकली जो है वो सेंसिटिव एरियाज होते हैं और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में होते हैं जो बहुत ही मतलब कह लीजिए प्राइमरी रोल निभाते हैं मेंटेन करने में हमारी कोस्ट की इंटीग्रिटी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम ये चीज़ देखते हैं तो इसके अंदर कुछ चीज़ें भी होंगी, बिल्कुल होंगी। पहला कि मैंग्रोव्स, इन केस मैंग्रोव एरिया है और वहाँ पे मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर्स का मैंग्रोव एरिया है और एक बफर एरिया करीब 50 मीटर का वहाँ पे प्रोवाइड करा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए समझिए, नेक्स्ट है कोरल्स और कोरल रीफ्स जो उससे एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी हो। तीसरे नंबर पे सैंड ड्यून्स हो गया। फिर अपना मड फ्लैट्स हो गया जो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं। उसके बाद नेशनल पार्क, मरीन पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सैंड में या दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह अगर उसमें आ रहे हैं तो वो सब भी इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद सॉल्ट मार्शेस हो गई, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स हो गए, इसके साथ साथ हॉर्सशू क्रैब्स हैबिटेट हो गए, सी ग्रास बेड्स हो गए, नेस्टिंग ग्राउंड्स ऑफ बर्ड्स हो गए, एरियाज या स्ट्रक्चर्स जो कि आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं, साइट्स के हैं, ये सब आ गए। उसके अलावा कुछ ऐसे एरिया जो लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में आते हैं वो सब भी इस CRZ के 1 के तहत आते हैं। अब ये CRZ2 में क्या आता है? देखिए, ऐसे एरियाज जिन्हें डेवलप करा जाता है अप टू या क्लोज टू द शोर लाइन, किनारे तक, एंड ये म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर आते हों वो एरियाज आते हैं CRZ2 में। फिर आई बात CRZ3 की। ऐसे एरियाज जो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब हों और ना ही कैटेगरी 1 में आ रहे हों और ना ही कैटेगरी 2 में आ रहे हों, जिसमें आपके रूरल और अर्बन एरियाज भी आते हैं जो सब्सटेंशियली डेवलप ना हुए हों। ठीक, चौथे नंबर पे जो CRZ4 होता है उसमें वो एक्वेटिक एरिया आते हैं जो लो टाइड लाइन से लेके टेरिटोरियल लिमिट्स तक आते हैं, जिसमें एरिया आ गया टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडी का। ठीक है, तो ये चारों यहाँ पे इसके अंदर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में डाली गई थी उसको समझ लीजिएगा कि पहली चीज़ कि पूरा ही जो वाटर एरिया है जिसके अंदर 12 नॉटिकल माइल्स आता है सी का और यहाँ पे वाटर एरिया आता है टाइडल वाटर बॉडी का, जैसे क्रीक, रिवर, एस्चुरी का, इसे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से रेगुलेट किया जाने वाला था।
लाइवलीहुड प्रॉपर्टी लोकल कम्युनिटीज़ की बरकरार रही, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो एक कोस्टल एरियाज़ के अंदर तो हज़ार्ड लाइन को लाया गया था कि हज़ार्ड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज़ को ध्यान में रखते लिए कुछ स्पेशल डिस्पेंसेशन प्रोवाइड करा गया था ग्रेटर मुंबई, केरला, गोवा, क्रिटिकली वल्नरेबल एरियाज़ जैसे कि सुंदरबंस के हैं वहाँ पे। उसके बाद इरोजन को देखते हुए कोस्टल एरियाज़ में मैन मेड इंटरवेंशंस की वजह से शोर लाइन को मैप किया गया था यूज़ करके अप टू डेट सैटेलाइट इमेजेस, और शोर लाइन फिर सब्सिक्वेंटली को उसको भी हाई इरोडिंग, मीडियम इरोडिंग और लो या स्टेबल स्ट्रेचेस या नो फॉर शोर डेवलपमेंट परमिशेबल करा गया था इन सारे हाई इरोडिंग एरियाज़ में। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग डिमांड जो है उसे पूरा करने के लिए हाउसिंग किया फिशिंग कम्युनिटीज़ के, दूसरी ट्रेडिशनल कोस्टल कम्युनिटीज़ की नो डेवलपमेंट जोन जो कि करीब 200 मीटर की है फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, ये रिड्यूस कर दी गई थी 100 मीटर पे ही। तो खैर अभी तो जो अमेंडमेंट आए हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी मैं बता देती हूँ। खैर अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि इसी के तहत क्या एक्टिविटीज़ परमिट और रेस्ट्रिक्ट करी गई CRZ के अंदर। तो CRZ में अगर वन वे वाले में बताऊँ मैं आपको, तो एक्टिविटीज़ जो 2011 की नोटिफिकेशन में डाली गई थी वो उसमें नया कंस्ट्रक्शन नहीं परमिट होगा एक्सेप्ट कोई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हो या पाइपलाइन हो जिसमें ट्रांसमिशन लाइन हो, फैसिलिटीज़ जो ज़रूरी हो इस CRZ1 के अंदर, या वेदर रडार का इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग करने के लिए साइक्लोन मूवमेंट का या प्रेडिक्शन का जो करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ट्रांस हार्बन सी लिंक का या रोड ऑन स्टिल्ट या पिलर्स बिना अफेक्ट करे टाइडल फ्लो को पानी का बिटवीन एल हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन, डेवलपमेंट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑलरेडी जो परमिट कर दिया गया था नवी मुंबई में, अब तो खैर बहुत डेवलप हो गया है तो बहुत पुरानी बात है। ठीक है, उसके अलावा CRZ में लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में इन एरियाज़ जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ परमिशन थी कि एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप नेचुरल गैस को, डिस्पेंसरी, स्कूल, पब्लिक शेल्टर वगैरह वगैरह बना सकते हो, सॉल्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हो, सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से, डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगा सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो नॉन हजार्डियस कार्गो का जैसे एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन का विद इन द नोटिफाइड पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप ट्रांस हार्बर सी लिंक रोड, यही सब चीज़ों का। अच्छा, 2011 की ही नोटिफिकेशन में CRZ2 में ये परमिशन दी थी कि बिल्डिंग्स वगैरह बना लो ऑन द लैंडवर्ड साइड जो एग्जिस्टिंग रोड की है। CRZ3 के अंदर प्रोविजंस CRZ की खैर चेंजेस हुआ था इसमें, 2018 की नोटिफिकेशन जो आई थी ना उसमें कुछ बदलाव आए थे CRZ3 वाली में। और CRZ4 के अंदर वो एरियाज़ यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था ऑन द ट्रेडिशनल फिशिंग एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अंडरटेकन बाय लोकल कम्युनिटीज़। हालांकि कोई भी अनट्रीटेड सीवेज हो गया, सॉलिड वेस्ट वगैरह हो गया, उसे आप इन सारे एरिया में डंप नहीं कर सकते हो। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज का जो सिटी से निकलता है वो आपको बनाना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी इसी के तहत CRZ नोटिफिकेशन 2018 वाली। अब उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर शैलेश नायक कमेटी जो सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के थे, उन्होंने जून 2014 में बनाई गई ताकि एग्जामिन करा अलग अलग इश्यूज़ और कंसर्न को कोस्टल स्टेट्स और यूटीज़ के और दूसरे स्टेक होल्डर्स के रिकमेंड करें जो ज़रूरी चेंजेस हों इस 2011 वाली CRZ नोटिफिकेशन के अंदर। तो सरकार ने खैर चीज़ों को करा। टूरिज़्म एक बहुत भाई देखिए टूरिज़्म वगैरह को भी ध्यान में रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा यही लाइवलीहुड और जॉब भी क्रिएट करता है, टूरिज़्म बूस्ट हो इसके लिए सब चीज़ें करी। आइए समझाते हैं क्या फीचर रहे इस 2018 वाली नोटिफिकेशन में। इसमें FSI को अलाउ करा एज पर करेंट नॉर्म्स की इन CRZ एरियाज एज पर CRZ 2011 नोटिफिकेशन फॉर CRZ2 अर्बन एरियाज फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो हैज़ बीन फ्रोजन एज पर 1991 डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन लेवल्स। और CRZ 18 नोटिफिकेशन में डिसाइड करा गया कि हम जो फ्रीज करा गया है इसको उसे हम डी फ्रीज कर देंगे और परमिट करेंगे FSI को कि वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करें जैसे कि नई नोटिफिकेशन कहती है। ठीक है, इससे रीडेवलपमेंट होगा इन एरियाज़ का और जो ज़रूरतें हैं आज की उनको पूरा करने के हिसाब से काम होगा। दूसरी बात इन्होंने ये डाली कि डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज़ ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इनकी डेवलपमेंट की। और CRZ3 रूरल एरियाज़ के अंदर 2 सेपरेट कैटेगरीज अब डाली जाएंगी, CRZ3A और CRZ
3B, दो कैटेगरीज रहेंगी। ए वाली में ये वो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज़ रहेंगे जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर होगी, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 2161 लोग रहते हैं, इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ऐसे एरियाज़ जो होंगे उनमें कोई नो डेवलपमेंट जोन होगी 50 मीटर तक फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। पहले कितना था, ये 200 मीटर था, अब ये 85 मीटर कर दिया गया था, ठीक है। 2011 की नोटिफिकेशन में तो जो है वो 200 मीटर था, अब इसको घटा के 50 मीटर कर दिया गया। और दूसरे एरिया जो CRZ3B में आएंगे वो एरिया जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 से कम है पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 सेंसस के हिसाब से। तो ऐसे एरियाज जो है उनमें जो आपका NDZ है, दैट इज़ नो डेवलपमेंट जोन है, वो 200 मीटर की रहेगी फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, ठीक है। तो पहली तो बात ये चेंज है। दूसरी बात ये कहा कि टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए उसे प्रमोट करेंगे, टेम्परेरी टूरिज़्म फैसिलिटेट करेगा, जैसे कि शैक्स हो गए, टॉयलेट ब्लॉक्स हो गए, चेंज रूम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ को परमिट कर दिया गया अब बीचेस पे। और ऐसे टेम्परेरी टूरिज़्म फैसिलिटीज़ अब परमिसेबल थी नो डेवलपमेंट जोन में भी CRZ3 की, ऐसे एरियाज़ की एज़ पर नोटिफिकेशन। हालांकि एक मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, इसमें 10 मीटर रहेगा हाई टाइड लाइन से, इसे मेंटेन करना पड़ेगा ऐसी फैसिलिटी को करने से पहले। चौथी बात ये कि CRZ क्लियरेंस को प्रॉपर अच्छा करा गया, जो प्रोसीजर होगा इसको क्लियरेंस को पाने का वो स्ट्रीमलाइन करा गया। सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज़ जो कि लोकेटेड है CRZ1 में, दैट इज़ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में, और CRZ4 में, दैट इज़ एरिया जो कि लो टाइड लाइन और 12 नॉटिकल माइल्स सीवर्ड तक जो क्या कहते हैं कवर होता है, सिर्फ यही दोनों प्रोजेक्ट डील करे जाएंगे फॉर CRZ क्लियरेंस, जो देगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और जो पावर है क्लियरेंस की विद रिस्पेक्ट ऑफ CRZ2 और 3 वाली, ये स्टेट लेवल को दे दी गई विद नेसेसरी गाइडेंस, ठीक। तो पहली और चौथी अलग और दूसरी और तीसरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद पांचवी बात ये कि नो डेवलपमेंट जोन 20 मीटर की ये जो है बनाई गई सारे आइलैंड के लिए, आइलैंड जो कि मेन लैंड कोस्ट से पास हैं या फॉर बैक वाटर आइलैंड्स हैं इन द मेन लैंड इन वेक ऑफ स्पेस लिमिटेशन एंड यूनिक जियोग्राफी ऑफ सच रीजन्स, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए ट्रीटमेंट में ऐसे रीजन्स में। तो NDZ यहाँ पे 20 मीटर की ये बनाई गई। छठी बात कि सारे ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ को अकॉर्ड करा गया जिनमें स्पेशल इंपॉर्टेंस हो, स्पेशल गाइडलाइंस रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान्स ये दी गई एज पर पार्ट ऑफ CRZ नोटिफिकेशन। सातवीं बात, पोल्यूशन अबेटमेंट हैज़ बीन अकॉर्डेड स्पेशल फोकस, एड्रेस करने के लिए पोल्यूशन कोस्टल एरियाज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में ये परमिसेबल करी गई एक्टिविटीज़ CRZ1B एरिया सब्जेक्ट टू नेसेसरी सेफगार्ड। उसके बाद लास्ट में डिफेंस और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को नेसेसरी डिस्पेंसेशन के हिसाब से अकॉर्ड किया गया। तो ये पूरी कहानी थी इसकी। नेक्स्ट आते हैं हम आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011 के बारे में। अब बात आती है क्यों आखिरकार सेपरेट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011 की ज़रूरत पड़ गई। बात क्या था कि यहाँ पे करीब 500 आइलैंड थे अंडमान एंड निकोबार में, करीब 30 आइलैंड थे लक्षद्वीप में और 2 ग्रुप्स थे ओशनिक आइलैंड्स के, जहाँ पे देश की सबसे ज़्यादा थ्राइविंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माने जाते हैं। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार जाना जाता है अपने टेरेस्ट्रियल और मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसमें फॉरेस्ट एरिया है करीब 85% का अंडमान एंड निकोबार के जियोग्राफिकल एरिया का, वाइल लक्षद्वीप ये कोरल आइलैंड है। जियोग्राफिक एरियाज इन सारे आइलैंड्स का इतना छोटा है कि ज़्यादातर केसेस में 500 मीटर का कोस्टल रेगुलेशन जोन जो रेगुलेशन है वो ओवरलैप कर जाते हैं। इसलिए यहाँ ज़रूरत पड़ी कि हम एक सेपरेट नोटिफिकेशन इशू करें जहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट हो इस आइलैंड का, एक्सेप्ट फॉर 4 आइलैंड्स जो कि अंडमान एंड निकोबार के हैं, जिनमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और ग्रेट निकोबार आता है। दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव्स इस नोटिफिकेशन के ये रहे कि हम लाइवलीहुड सिक्योरिटी दें फिशिंग कम्युनिटीज़ को, ट्राइबल्स को, दूसरे लोकल कम्युनिटीज़ को जो इन कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। उसके अलावा हम कंजर्व और प्रोटेक्ट करें कोस्टल स्ट्रेचेस को और प्रमोट करें डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स
इस बात को ध्यान रखें कि कोई नेचुरल हजार्ड्स कोस्टल एरियाज़ में जो आते हैं, सी लेवल राइज होगा जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उन सबको ध्यान देखें। ठीक, नेक्स्ट आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। दोस्तों 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है हर साल देश के अंदर, जिसमें से 5.6 मिलियन टन तो प्लास्टिक वेस्ट है, 0.17 मिलियन टन, ये सब खैर तो बढ़ गया है अब तो, है ना, पुराना डेटा है ये, तो बहुत सारा है ये। ई वेस्ट भी कितना लाखों टनों में होता है। तो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन अगर हम देखें तो वो 200 ग्राम से 600 ग्राम पर डे है, मतलब एक व्यक्ति कितना जनरेट करता है, और बहुत वेस्ट कलेक्ट होता है, इतना बढ़ता जा रहा है। तो साइंटिफिक डिस्पोजल इस सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन, कलेक्शन और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के माध्यम से एक इन्वायरमेंटली साउंड तरीके से, इससे एडवर्स इम्पैक्ट इस वेस्ट का इन्वायरमेंट पे कम होगा। लोकल अथॉरिटीज़ यही रिस्पॉन्सिबल हैं डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके माध्यम से कलेक्शन, स्टोरेज, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल होता है इस वेस्ट का। रूल्स अब एप्लीकेबल हैं बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरिया, और ये अर्बन एग्लोमरेशंस तक एक्सटेंड करते हैं। सेंसस टाउन नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरियाज अंडर कंट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट्स, डेटाबेस, पोर्ट्स और हार्बर, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो प्लेसेस हैं दर्शन करने की, पिलग्रिम्स, रिलीजियस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का ये मैंडेट करा गया है टू चैनलाइज द वेस्ट टू वेल्थ बाय रिकवरी, रीयूज एंड रिसाइकिल। उसके अलावा इंटीग्रेशन वेस्ट पिकर्स का, रैक पिकर्स का, वेस्ट डीलर्स का, कबाड़ी वालास का इनफॉर्मल सिस्टम ये करा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा या किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा जो इसके लिए बनाया गया हो। कोई भी इंसान फेंक नहीं सकता, जला नहीं सकता, आग नहीं लगा सकता सॉलिड वेस्ट को जो वो जनरेट करता है सड़कों पे, ओपन पब्लिक स्पेसेस पे, आउटसाइड अपने घर के बाहर भी सब काम नहीं कर सकता, ना ही ये बहा सकता है, ड्रेन कर सकता है या वाटर बॉडीज़ में। जनरेटर जो वेस्ट जनरेटर है उसे यहाँ पे यूज़र फी देनी पड़ेगी वेस्ट कलेक्टर को, एंड फॉर स्पॉट फाइन फॉर लिटरिंग, अगर मान लो उसने गंदगी फैलाई या उसने इकट्ठा नहीं करा अपने वेस्ट को। अब इसके अंदर भी टाइम फ्रेम क्या डाला गया है दोस्तों? टाइम फ्रेम ये है कि हम एक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करेंगे सारी लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जिनमें 1 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो। ये खैर 2 साल के भीतर करने की बात कही गई थी। सेंसस टाउन जहाँ पे 1 लाख से कम पॉपुलेशन हो, वहाँ एक कॉमन और स्टैंड अलोन सैनिटरी लैंडफिल बनाई जाएगी बाय या फॉर सारे लोकल बॉडीज़ के लिए जिनमें 0.5 मिलियन या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और एक कॉमन और रीजनल सैनिटरी लैंडफिल बनाएंगे सारी लोकल बॉडीज और सेंसस टाउन के लिए जिसमें 0.5 मिलियन पॉपुलेशन होती है। ये भी 3 सालों के भीतर किया जाएगा। तीसरी बात, बायो रेमेडिएशन या कैपिंग ओल्ड और अबेंडेंड डंप साइट्स की, ये हम करेंगे 5 सालों के भीतर। ड्यूटीज़ क्या रहेंगी इसके अंदर वेस्ट जनरेटर की, है ना, जो वेस्ट जनरेट करता है उसकी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी? देखिए, हर एक वेस्ट जनरेटर यहाँ पे इकट्ठा करेगा, स्टोर करेगा जो भी वेस्ट उसने जनरेट करा है 3 सेपरेट स्ट्रीम में। नेवी एक तो हो गया बायोडिग्रेडेबल, एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, और तीसरा हो गया डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट। अलग अलग कूड़ेदानी में इसको डालना है और ये वेस्ट दे देना है ऑथराइज जो रैक पिकर्स या वेस्ट कलेक्टर आते हैं उनको। अब आपने 2016 के बाद ही देखा होगा सब होता है। इवेंट ऑर्गेनाइज़र ऑफ मोर देन 100%, मतलब 100 लोगों से ज़्यादा पर्सन्स जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें 100 लोग से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये लोकल अथॉरिटी को बताएंगे, एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज पहले बताएंगे, और ऐसा इंसान या ऑर्गेनाइजर ऐसा इवेंट का इस बात को अवगत कराएगा कि जो सेग्रीगेशन है वेस्ट का, मतलब प्रॉपर हैंडलिंग हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट इधर उधर फालतू में नहीं पड़ा रहना चाहिए। ठीक है, सारे जो रेजिडेंट्स वेलफेयर और मार्केट एसोसिएशन है, जिनकी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशन है जिनका एरिया करीब 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, ज़्यादा है, और सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, वो 1 साल के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स इन पार्टनरशिप विद द लोकल अथॉरिटी एंड जनरेटर्स एज प्रिस्क्राइब दीज रूल्स, इस बात को इंश्योर कराएंगे कि प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन हो सोर्स पे ही, है ना, शुरू में ही सारा वेस्ट जो है वो अच्छे से सेग्रीगेट कर दिया जाए, और
प्रॉपर कलेक्शन हो सेग्रीगेटेड वेस्ट का सेपरेट स्ट्रीम में, हैंड ओवर करा जाए रिसाइकल मटेरियल को, या तो ऑथराइज वेस्ट पिकर्स को या तो ऑथराइज रिसाइकलर्स को। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो प्रोसेस होगा, ट्रीट करा और डिस्पोज करा जाएगा कंपोस्टिंग या बायोमिथनेशन के माध्यम से विद इन द प्रीमाइसेस एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, एक मतलब एक किसी बिल्डिंग के अंदर होगा काम और बहुत दूर दूर जितना हो सके जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया से। रेसिडुअल वेस्ट को दे दिया जाएगा वेस्ट कलेक्टर को या एजेंसी को, जैसा भी लोकल अथॉरिटी बताएंगी। उसके अलावा डेवलपर्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क के हैं, वो एटलीस्ट इस बात को ध्यान रखें कि 5% टोटल एरिया का प्लॉट का है, मिनिमम 5 प्लॉट या शेड फॉर रिकवरी एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ के लिए दें। अब ड्यूटीज़ क्या होंगी इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एक यहाँ पे नेशनल पॉलिसी बनाएगी और स्ट्रैटेजी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें पॉलिसी होगी वेस्ट टू एनर्जी की। इसमें कंसल्ट करेगी वो स्टेक होल्डर्स के साथ, और ये नोटिफिकेशन आने के 6 महीनों के भीतर ये काम किया जाएगा। ट्रेनिंग वगैरह, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह की जाएगी और टेक्निकल गाइडलाइन भी दी जाएगी। प्रोजेक्ट फाइनेंस को करा जाएगा स्टेट्स को, यूटीज़ और लोकल बॉडीज़ को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, ताकि टाइमलाइन और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम ये लोग भी कर पाएँ। इसके अलावा मार्केटिंग और यूटिलाइजेशन कंपोस्ट का, उसका प्रमोशन करा जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के तहत यहाँ पे एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी सिटी कंपोस्ट को, और इस बात को इंश्योर कराएगी कि प्रॉपर को मार्केटिंग हो कंपोस्ट की विद केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द रेशियो ऑफ 3 to 4 bags, 6 to 7 bags by the fertilizer companies to the extent compost is made available for marketing for the companies। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी देगी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को कि वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग और सेल करें कंपोस्ट की। उसके अलावा प्रोपोगेट करें यूटिलाइजेशन कंपोस्ट का फार्म लैंड पे, सेटिंग अप लेबोरेटरी करना, टेस्ट करना कंपोस्ट की क्वालिटी को जो लोकल अथॉरिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं या ऑथराइज एजेंसीज जो हैं करती हैं, या इशू करें सूटेबल गाइडलाइंस मेंटेन करने को लेके क्वालिटी इस कंपोस्ट की। और रेशियो क्या होगा कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइज़र का, इस बात को अवगत कराएं जब आप कंपोस्ट को अप्लाई कर रहे होंगे फार्मलैंड पे। और लास्ट में इसी के अंदर प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, इसी में ही है प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पे फिक्स करा टेरिफ या चार्जेस फॉर पावर जो जनरेट होगी फ्रॉम द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बेस्ड ऑन सॉलिड वेस्ट, एंड इंश्योर करें कंपलसरी परचेज पावर जनरेट जो होती है फ्रॉम सच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बाय डिस्कॉम। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज शैल फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स एंड अप्रोप्रिएट सब्सिडी प्रोवाइड करे फॉर इंसेंटिव फॉर सच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। और सारे ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूजिंग फ्यूल एंड लोकेटेड विद इन 100 किलोमीटर, जो एनर्जी यूनिट्स वो फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं और 100 किलोमीटर से अंदर दायरे में लोकेटेड है फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट बेस्ड ऑन IRD प्लांट, ये अरेंजमेंट करेंगे 6 महीनों के भीतर। ठीक है, नोटिफिकेशन के 6 महीनों के भीतर कि आप अपना एटलीस्ट 5% अपने फ्यूल रिक्वायरमेंट का बाय RDF सो प्रोड्यूस या आप रिप्लेस करोगे इससे। नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट हैविंग क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ 1500 kg या उससे ज़्यादा ये डिस्पोज नहीं करा जाएगा लैंडफिल्स में, एंड सिर्फ यूटिलाइज करा जाएगा एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ईदर और थ्रू रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, या फिर ये देखिए एज फीड स्टॉक फॉर प्रिपेयरिंग रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। तो ये दोस्तों यहाँ तक चैप्टर, बाकी सारे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हर जगह पे, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।